students, good morning. I am your Saskant sir. Welcome back once again in AECC tutorial. आज मैं आपके लिए पोएट्री सेक्शन से क्लास 12 के लिए रेनबो पार्ट 2 से थर्ड चैप्टर का समरी लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से झड़ रहे हैं। इसको W.H. ऑर्डन ने लिखा है। पूरा नाम है वेस्टन ह्यूग ऑर्डन। W.H. का मतलब हुआ वेस्टन ह्यूग ऑर्डन। इस चैप्टर का ये थीम है कि पत्तियों का झड़ना का जो कवि जो है एक ऑटम सीजन के शुरुआत के बारे में बताते हैं, जिसमें पत्तियां जो है तेजी से झड़ता है। उसी तरह से पत्तियों के तेजी से झड़ने को कवि ने कंपेयर किया है मनुष्य के अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचने का, जिसमें मनुष्य भी उसी तरह से जिस तरह से पत्तियां तेजी से झड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, गिर जाते हैं, जमीन पर दब जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी अपने अंतिम जीवन के चरण में पहुंचता है तो उसी तेजी से वो मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी के विषय में बताया गया है। तो चलिए इसको हम आज जानते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोयम कंपोज्ड बाय वर्सटाइल एंड विगरस पोएट W.H. ऑर्डन। लिखा हुआ है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से झड़ रहे हैं। इज ए पोयम, एक कविता है, कंपोज्ड बाय वर्सटाइल, जिसकी रचयिता है, जो रचा गया है, वर्सटाइल मतलब बहुमुखी, एंड विगरस बलिष्ठ पोएट कवि, एक बलिष्ठ कवि, एक बहुमुखी कवि W.H. ऑर्डन के द्वारा। W.H. ऑर्डन ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को रचा है। He was also dramatist, translator, critic and editor. W.H. ऑर्डन जो है एक नाटककार हैं, एक अनुवाद वादक हैं और एक संपादक भी हैं। W.H. ऑर्डन ड्रामेटिस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं, क्रिटिक हैं, एडिटर हैं। मतलब कि W.H. ऑर्डन नाटककार हैं, अनुवाद वादक हैं, आलोचक हैं और एडिटर भी हैं। आप जानते होंगे जो नाटक लिखता है नाटककार कहते हैं, जो अनुवाद करता है हिंदी से इंग्लिश हो या इंग्लिश से किसी और भाषा में, उसको हम ट्रांसलेटर करते हैं। और जो क्रिटिक जो बहुत सारे बातों पर आलोचना करता है, बहुत सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसकी तीखी प्रतिक्रिया देता है, वो आलोचक होता है। और एडिटर उसको कहते हैं जो वो संपादक होता है, जो किसी चीज को संकलित करता है, संपादित करता है। He won Pulitzer Prize in 1948 for एज ऑफ एनेक्सिटी। उनको पुलिट्जर पुरस्कार मिला था। जैसे नोबेल प्राइज होता है, इंडिया में भारत रत्न प्राइज होता है, उसी तरह से एक महान अमेरिका का पुलिट्जर प्राइज है। अमेरिका का एक पुलिट्जर प्राइज है जो उनको एक पुस्तक था, उनका कलेक्शन था एज ऑफ एनेक्साइटी, उसके लिए 1948 में उनको मिला था W.H. ऑर्डन को। W.H. ऑर्डन को उन्होंने पुलिट्जर पुरस्कार जीता था 1948 में अपने एक संग्रह के लिए जिसका नाम था एज ऑफ एनेक्साइटी। अब आगे देखते हैं इन द प्रेजेंट लाइरिक पोयम। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है एक लाइरिक पोयम है, एक लय संबंधी कविता है। ये लाइरिक पोयम दिया हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है एक लाइरिक पोयम है। द पोएट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन The poet talks about the frustration inherent. The poet talks about the frustration inherent in human life. कवि जो है इस कविता में उस निराशा के बारे में बात करते हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है हताशा, निराशा। कवि जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में उस हताशा के बारे में बात करते हैं, उस निराशा के बारे में बात करते हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में निहित है। इनहेरेंट मतलब होता है शामिल, समाना जिसे कहते हैं, जो हर एक मनुष्य के जीवन में एक क्या है, वो निहित है। इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में निहित है। एंड द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और जो मनोकामनाएं हैं
जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हुई है उसके बारे में बता रहे हैं। जो मनुष्य के जीवन में जो निराशा है वो हर व्यक्ति के अंदर में है। जो मनुष्य चाहता है करने के लिए अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो इच्छाएं शायद पूरी नहीं हो पाती है उसका। हर व्यक्ति का अपना कुछ इच्छा होता है जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ ऐसी सोच होती है, कुछ लक्ष्य होता है, उन लक्ष्य हर व्यक्ति का पूरा नहीं होता है। उसी के बारे में बता रहे हैं इस जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के माध्यम से, कि मनुष्य के जीवन में एक अपनी इच्छा होती है, एक लक्ष्य होता है जिसको वो पूरा नहीं कर पाता है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में हताशा छाया हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑनसेट ऑफ ऑटम इन विच लीव्स स्टार्टेड फॉलिंग वेरी फास्ट। कवि जो है बात करते हैं वो ऑटम पतझड़ मौसम के शुरुआत के बारे में। इस कविता में कवि जो है वो पतझड़ मौसम के शुरुआत के बारे में बोलते हैं, जो पतझड़ का मौसम का आगमन होता है और उसके चलते जो पत्तियां हैं वो बहुत तेज गति से झड़ने लगते हैं। और जैसे ही ऑटम का शुरुआत होता है तो पत्तियां जो है बहुत तेज गति से क्या होता है, झड़ने लगता है। सो मैन इज ऑल्सो मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द डेथ। इसीलिए मनुष्य भी है जो अपने मृत्यु की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से ऑटम में पत्तियां तेजी से झड़ने लगते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच गया है और तेजी से वो मृत्यु को प्राप्त होने लगता है। मतलब कि मनुष्य भी बहुत तेजी से ज्यादा मरने लगता है जब उसका अंतिम आयु आ जाता है, जब मृत्यु को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, he also says that even the flowers growing under big trees are not able to survive। और यह भी कह रहे हो कि यहाँ तक कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे जो फूल जो लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे जो फूल खिल रहे हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं ऑटम के चलते। उस ऑटम के सीजन के चलते बड़े बड़े वृक्षों के नीचे जो फूल लगे हुए हैं वो फूल भी नहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं। फूल भी वो क्या हो जा रहा है, वो बर्बाद हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो मनुष्य कैसे बच सकता है अंतिम चरण में? He says that whispering nevers are left and right and pluckers from real delight। ये कहते हैं कि विस्परिंग नेवर उसको कहा गया है जो यमदूत कहा जाता है, जो यमराज के द्वारा भेजा हुआ यमदूत है। कहने का मतलब है कि उस ऑटम के सीजन में इस तरह के मौसम हो जाता है जैसे मानो कि कोई काम ही नहीं कर पाते हम लोग, और ऐसा होता है जैसे कि जो बिल्कुल आदमी जो कुछ करने में संभव ही नहीं होता है, और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी करे तो जैसे कि हम उसको लगता है कि जैसे कि आदमी मर जाएगा, जिस तरह से होता है। जिसके चलते बता रहे हैं कि चारों तरफ यमदूत है, ये चारों तरफ यमदूत की तरह बता रहा है। और वो जो हमारे अगल बगल में जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं, फूल लगे रहते हैं, और जो पेड़ों पर हरे भरे पत्तियां रहती है वो सब पत्तियां झड़ने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, जो वास्तविक खुशियां हैं जिसको हम प्राकृतिक खुशी कह सकते हैं वो सब झड़ जाते हैं। जिसके चलते हमें वो हमारे बीच से क्या करते हैं, जो वास्तविक खुशियों को, सुंदरता को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं। He also says that trolls are running in the leafless wood, so nothing will long last because death is inevitable, still lives will go on। कह रहा है कि trolls are running in the leafless wood। trolls कहने का मतलब पिशाच होता है, प्रेत आत्माएं होता है। जो प्रेत आत्माएं हैं जो पर्णविहीन, पत्ता विहीन जिसे कहते हैं। लीवलेस मतलब होता है पर्णविहीन जंगलों में, उड्स के यहाँ पर कहा गया जंगल को, पर्णविहीन जंगलों में ऐसे पिशाच भूत जो है वो घूम रहे हैं। और कह रहा है कभी कि सो नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, आप कोई ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, बिकॉज डेथ इज इनवाइटेबल, क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है। मृत्यु जब आएगा तो कोई उसे टाल नहीं सकता है। स्टिल लाइफ विल गो ऑन, फिर भी जीवन आगे बढ़ता रहेगा। अर्थात कहने का मतलब हो गया कवि का कि जो व्यक्ति अपने अंतिम चरण में आ गए हो मरेंगे, और जो फिर जन्म लेंगे और फिर उस तरह से जीवन चक्र चलता रहेगा, और आदमी मरते रहेंगे, जीवन चक्र चलता रहेगा। जैसे कि जो पत्तियां सूख जाती है, झड़ जाती है, तो पेड़ पर फिर नए पत्तियां आती है, फिर उसमें हरे भरे हो जाता है, फिर झड़ता है, फिर हरे भरे हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य भी बुजुर्ग होने के बाद मर जाएंगे, फिर नए बच्चे जन्म लेंगे, फिर वो अपनी उम्र
को पहुंच जाएंगे, फिर वो मरेंगे, फिर बच्चे नए जन्म लेंगे। इस तरह से क्या होगा, जीवन चक्र चलता रहेगा, ये बता रहे हैं कवि। एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बता रहे हैं, जीवन की निरंतरता के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से प्राकृतिक में पेड़ पौधे जिस तरह से मर रहे हैं, झड़ रहे हैं पत्तियां, उस तरह से फिर नए आ रहे हैं, उस तरह से जीवन में भी मनुष्य के जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं वो मरेंगे, उसके बाद जो जन्म लेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे, ये इसके बारे में बता रहे हैं। आगे कवि कहते हैं still life will go on. He talks about loneliness that are found in human life. वो उस अकेलापन के बारे में बता रहे हैं जिसमें मनुष्य के जीवन में भी अकेलापन आता है। In which every man lives and die, जिसमें प्रत्येक जो मनुष्य है जीता और मरता है। हर व्यक्ति के जीवन में अकेलापन आता है। जैसे आप बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चों के बीच में खेल रहे हैं, जवान हो गए बहुत सारे साथियों के साथ रहे। जब आप बुजुर्ग हो गए तो धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे हैं और भी घर के सदस्य धीरे धीरे आपसे किनारा कर लेंगे। आप सबके साथ उस उम्र में सबके साथ रह नहीं सकते हो। तो उसी तरह से कहते हैं कभी कि हर व्यक्ति के जीवन में अकेलापन आता है, उसी अकेलापन में व्यक्ति जीता और मरता है। जैसे देखे होंगे अपने मोहल्ले में बुजुर्गों को कि वो क्या होता है, अकेलापन में रहता है, उसी तरह से अकेलापन में जीते हैं और लास्ट में अंततः मर जाते हैं। देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जो अकेले बैठे रहते हैं, अलग रहते हैं बच्चों के समूह से, जवानों के समूह से। तो हर व्यक्ति के जीवन में अकेलापन आता है और उसी अकेलापन में जीता और मरता है, इस तरह से कह रहे हैं। At last, अब अंततः कहते हैं he says that mountain looks lovely and even the journey is impossible ahead. अंत में कवि कहते हैं कि जो पर्वत है वो पर्वत बहुत ही सुंदर दिख रहा है, पर्वत जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और उसके बाद बता रहे हैं कि even the journey is impossible, यहाँ तक कि यात्रा जो है असंभव है। किस यात्रा के बारे में बता रहे हैं, जो सामने पर्वत है उस पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि सुंदर है, लेकिन उस पर्वत के यहाँ यात्रा करना, उस पर्वत पर चढ़ना, पर्वत तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। और ही क्योंकि ऑटम का सीजन है। द व्हाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस, तो व्हाइट